वेलकम टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? एंजॉइंग दिस टॉपिक? नाउ वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर बस लगभग कुछ घंटों का ही बचा है, तो एक और कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, मैट्रिक्स अप्रोच टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5-10 मिनट लगेगा। मैट्रिक्स अप्रोच टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे। व्हाट इज मैट्रिक्स अप्रोच टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? तो पहले एक नोट लिख लेते हैं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट लिख लेते हैं पहले। दिस अप्रोच कंसिडर्स utility of an investor. This approach considers utility of an investor to be dependent on several factors. To be dependent on several factors like return, risk, liquidity, etc. for each factor. This approach considers utility of an investor to be dependent on several factors like return, risk, liquidity, etc. for each factor. यानी एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट जब करता है तो वो इन्वेस्टमेंट के कई सारे एट्रीब्यूट्स को देखता है, जैसे कि रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी। रिटर्न जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, रिस्क जितना ज्यादा हो उतना कम अच्छा है, यानी रिस्क कम हो तो ज्यादा अच्छा है, रिस्क शुड बी लो। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक की लिक्विडिटी अगर अच्छी है तो आपको बेनिफिट है, आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी लिक्विडिटी पुअर है तो इसका मतलब है कि आपको बेचने में दिक्कत आएगी। सो वी कैलकुलेट अ स्कोर गिवन बाय। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले फैक्टर डिसाइड करना है कि कौन कौन से फैक्टर मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, और फिर हम एक स्कोर कैलकुलेट करेंगे हर एक फैक्टर के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव फैक्टर है या नेगेटिव फैक्टर है। जैसे रिटर्न को हम बोलेंगे पॉजिटिव फैक्टर, ओके, रिटर्न जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। जबकि रिस्क को हम बोलेंगे नेगेटिव फैक्टर, रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा है। तो फैक्टर का फॉर्मूला होगा फैक्टर स्कोर का एक्चुअल अपॉन टारगेट, एक्चुअल अपॉन टारगेट और टारगेट अपॉन एक्चुअल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअल अपॉन टारगेट कब लेना है या टारगेट अपॉन एक्चुअल कब लेना है। तो ये फैक्टर इज फेवरेबल लाइक रिटर्न। सपोज हमें फेवरेबल फैक्टर को देखना है लाइक रिटर्न, हम चाहते हैं रिटर्न हमारा अच्छा हो। एक हमारे मन में टारगेट रिटर्न होता है 10% और एक्चुअल रिटर्न आया 15। टारगेट रिटर्न था 10, एक्चुअल आया 15, तो इसका वेट हो गया 1.5 या 150%। उसको हमने ज्यादा वेट दिया, 100 से ज्यादा वेट दिया क्योंकि अच्छा हुआ है, ठीक है। अब रिस्क के केस में हम चाहेंगे कि कम हो। तो सपोज टारगेट हमारा था 15 और एक्चुअल आया 10, तो ये अच्छी बात है। अगर हमारे रिस्क का हम टारगेट था कि चलो 15 तक रिस्क हम ठीक है मेरे लिए, लेकिन पता चला रिस्क तो कम है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? गुड। तो अगर ये अच्छी बात है तो इसको मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए, अच्छे बच्चे को मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए। इसलिए यहां पर हमने क्या किया है, टारगेट अपॉन एक्चुअल किया है। तो अच्छा अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे है कि रिस्क कम है, रिस्क कम होना अच्छा परफॉर्मेंस की निशानी है, तो उसको हम ज्यादा वेट देंगे, ज्यादा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो 150 आ गया। अगर मैं इसको 10/15 लिखता, सेम फॉर्मूला यूज करता, तो ये फिगर कितना आता? 10/15 करके बताओ, 10 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, तो ये कुछ 66.61% आता है।
इस नंबर को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि खराब है, लेकिन एक्चुअली परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल रिस्क है, एक्चुअल रिस्क ये था 10 और टारगेट रिस्क जो था 15, तो अच्छी बात है। तो इसको ज्यादा वेट मिलना चाहिए, ज्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए, ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए। जो अच्छा है स्टूडेंट उसको ज्यादा मार्क्स। इस फॉर्मूले में अपने आप क्या होगा कि जो फेवरेबल फैक्टर हैं उसके लिए मैं एक्चुअल बाय टारगेट यूज करूंगा। अगर अच्छा हुआ तो 100 के ऊपर वेट आ जाएगा और बुरा हुआ तो 100 के नीचे वेट आ जाएगा। उसी तरह अगर कोई अनफेवरेबल फैक्टर है जैसे कि रिस्क, तो मैं टारगेट बाय एक्चुअल लूंगा। इससे अगर वो अच्छा निकला, हमारी उम्मीद से अच्छा निकला, तो उसका वेट अपने आप 100 के ऊपर चला जाएगा, और अगर हमारी उम्मीद से खराब निकला तो उसका वेट कम हो जाएगा। जैसे रिस्क का एक और एग्जांपल देखते हैं। टारगेट रिस्क 10 है लेकिन एक्चुअल रिस्क 20 है। डबल रिस्क है, मतलब मैं इसको 0.5 या 50% ही वेट दूंगा। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर क्या करेगा, अपने जितने भी फैक्टर है, जैसे यहां पे फैक्टर हो गया रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, और उसके सामने ऐसे 5-6 पोर्टफोलियो है, किसको सिलेक्ट करेगा, उस सबका पहले ये स्कोर निकालेगा, फैक्टर स्कोर। फैक्टर स्कोर निकाल के एक टोटल करेगा। मान लो इसका टोटल सबसे ज्यादा आया, तो इस अप्रोच से वो क्या करेगा, पोर्टफोलियो सी को सिलेक्ट करेगा, बिकॉज उसका टोटल स्कोर हाईएस्ट है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग द पोर्टफोलियो। मैट्रिक्स अप्रोच में हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, टारगेट सेट करना है, एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है, फैक्टर स्कोर निकालना है, और जिस पोर्टफोलियो का टोटल सबसे ज्यादा आएगा, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा आएगा, उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक और लाइन लिखना, वी विल चूज द पोर्टफोलियो, वी विल चूज द पोर्टफोलियो, we will choose the portfolio whose combined factor score is highest, whose combined factor score is highest। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे सीए में 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट का टोटल लेना है, जिसका टोटल ज्यादा वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट, राइट। अब लिखेंगे एक क्वेश्चन, नीचे लिखो एग्जाम्पल, फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर एन इन्वेस्टर टारगेट रिटर्न इज इक्वल टू 20%। फॉर एन इन्वेस्टर टारगेट रिटर्न इज इक्वल टू 20%, ब्रैकेट में लिखना हाइयर इज फेवरेबल, हाइयर इज फेवरेबल, टारगेट रिस्क, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इज इक्वल टू 12%। यहां पे लिखना हाइयर इज अनफेवरेबल, हाइयर इज अनफेवरेबल। फिर लिखना लिक्विडिटी इक्वल टू 3 डेज, ये उसका टारगेट है, लिक्विडिटी 3 दिन में उसका पैसा मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 3 से ज्यादा दिन के बाद मिल रहा है तो अनफेवरेबल है, पैसा जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। लोअर द नंबर ऑफ डेज बेटर, हाइयर अगर होता है 3 से तो मतलब वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, हमारा पैसा अटक गया, फंस गया, उसको निकालने में ज्यादा टाइम लग रहा है। द फॉलोइंग 4 पोर्टफोलियोज आर शॉर्टलिस्टेड, द फॉलोइंग 4 पोर्टफोलियोज आर शॉर्टलिस्टेड। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी इन ब्रैकेट डेज, पोर्टफोलियो ए बी सी डी, एक्सपेक्टेड रिटर्न 17%, 25%, 23%, 21%, रिस्क लिखेंगे 10%। ये सब टारगेट, ये सब एक्चुअल है, ये ऊपर में दिया गया है वो टारगेट है, ये एक्चुअल है। 10%, 18%, 15%, 14%। ओके,
and liquidity 2 days, 5 days, 3 days, 3 days. टेबल ड्रॉ कर लिया. अभी लिखना विच पोर्टफोलियो विल बी चूजन अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स अप्रोच. विच पोर्टफोलियो विल बी चोजन अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स अप्रोच. मैट्रिक्स अप्रोच मतलब हम सारे पोर्टफोलियो का इन सारे पैरामीटर्स के लिए स्कोर निकालेंगे, टोटल करेंगे, जिसका टोटल हाईएस्ट आएगा उसे सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो एक टेबल ड्रॉ करके आंसर आ जाएगा. बहुत इजी है. लिखना एक ही टेबल बनाना है. स्टेप 1 लिखो या मत लिखो क्योंकि एक ही स्टेप है. कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्कोर. कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्कोर. कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्कोर लिखा. फिर लिखना 5 कॉलम. पहला कॉलम पोर्टफोलियो, दूसरा कॉलम रिटर्न. रिटर्न का स्कोर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल बाय टारगेट. एक्चुअल बाय टारगेट इंटू 100. एक्चुअल बाय टारगेट इंटू 100 क्योंकि ये फेवरेबल वेरिएंस वेरिएबल है. एक्चुअल डिवाइड बाय 20. हमारा रिटर्न का टारगेट 20% है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये एक्चुअल फिगर यहाँ पे चेंज करना है चारों के लिए और आंसर लिखना है. रिस्क इज अनफेवरेबल वेरिएबल, तो रिस्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टारगेट अपॉन एक्चुअल. टारगेट अपॉन एक्चुअल इंटू 100. टारगेट अपॉन एक्चुअल इंटू 100. टारगेट कितना है 12%. 12 बाई एक्चुअल इंटू 100. 5 कॉलम ड्रॉ कर लिया. ठीक से लिखो, स्केल से कॉलम्स ड्रॉ करो. इंटू 100. फिर लिखना लिक्विडिटी इन डेज. लिक्विडिटी भी अनफेवरेबल है. हाइयर होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है. हाइयर होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है. ठीक है, सो टारगेट अपॉन एक्चुअल इंटू 100. टारगेट कितना है 3 अपॉन एक्चुअल इंटू 100. तो अगर ये 3 से कम होगा तो इसका वेट बढ़ेगा, और अगर 3 से ज्यादा होगा तो उसका वेट घटेगा. उसी तरह रिस्क में अगर ये 12 से कम होगा मतलब अच्छी बात है, तो उसको ज्यादा वेट मिलेगा, और अगर ये 12 से ज्यादा है तो मतलब बुरी बात है, इसका वेट कम हो जाएगा. ठीक है, अभी इतना इजी क्वेश्चन है कि आप बोलेंगे हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके भरोसे छोड़ नहीं सकता. तो मैं एक करके दिखाता हूं, आप बी, सी और डी करना. ठीक है, तो लिखना पोर्टफोलियो ए, और परसेंटेज में आंसर को एक्सप्रेस करना है तो इंटू 100 कर देना. ए का आप एक्चुअल रिटर्न देखो 17 है, 17 है. बी और टारगेट 20% है, तो 17 बाई 20 करना 85%. फिर रिस्क देखो, रिस्क 12 बाई 10, 12 बाई 10 120%. 100 से मल्टीप्लाई करना है. लिक्विडिटी देखो 3 बाई 2 150%. टोटल 355. टोटल 355. चेक करना 85 प्लस 120 प्लस 150 355. तो धीरे धीरे समझ में आने लगा. अभी आप बी के लिए कोशिश करो, आप ट्राई करो बी का, फिर मैं आपको 5 सेकेंड बाद आंसर दिखाऊंगा. ट्राई फॉर पोर्टफोलियो बी. पोर्टफोलियो बी का सभी लोग ट्राई करें. एक्चुअल बाय टारगेट लेना है रिटर्न के केस में, टारगेट बाय एक्चुअल लेना है बाकी दो केसेस में. चेक करना आंसर. बी आ रहा है 25 बाई 20 इक्वल टू 125%. 12 बाई 18 इक्वल टू 66.67% एंड 3 बाई 5 इक्वल टू 60%. तो ये टोटल आ रहा है 251.67. चेक करना टोटल 251.67. जिनका सही आया हाथ उठा दो. वेरी गुड. अभी आप सी ट्राई करो. सी ट्राई करो. 23 बाई 20 115%. 12 बाई 15 80%. 3 बाई 3 100%. टोटल करेंगे 295. डी
डी ट्राई करना 21/20 105%, 12/14 85.71%, और ये 3/3 है 100%। टोटल है 290.71। चेक करेंगे टोटल 291.71। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। और एक बार सारा टेबल बन जाए, ये मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट कॉलम में जाना है और हाईएस्ट वैल्यू को सर्च करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहां पर आ रहा है 355। ओके, तो आपको लिखना है पोर्टफोलियो ए is optimum, portfolio A is optimum because the total score is highest. Portfolio A is optimum because the total score is highest. तो ये था मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच टू आइडेंटिफाई पोर्टफोलियो इजी है। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो आपने कल देखा 2 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, काफी सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो लगभग हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करेंगे। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन इधर उधर से। ठीक है, तो अभी लिखना हेडिंग मिसलेनियस टॉपिक्स, हेडिंग लिखना मिसलेनियस टॉपिक्स। यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं जो मैं आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट लिखना कैलकुलेशन ऑफ standard deviation of portfolio, calculation of standard deviation of portfolio consisting of equally weighted n stocks which are exact clones of each other, that is their expected return and risk are same, इसका मतलब क्या हुआ पहले वो समझते हैं। सपोज एक पोर्टफोलियो में मान लो 4 स्टॉक है ABCD, इन सबका वेट इक्वल है, मतलब अगर 4 है तो सबका वेट 1/4 हो गया। इन सबका रिटर्न भी सेम है, मतलब अगर इनका रिटर्न है 10 तो सबका ही 10 है, और इन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है, मान लो 12। तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट क्लोन्स ऑफ ईच अदर। और ऐसे मैंने एग्जाम्पल में भी 4 लिखा है, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 भी हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि इनका वेट्स इक्वल है, इन सबका रिटर्न सेम है, इन सबका रिस्क सेम है, तो उस केस में पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना बहुत आसान है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं। तो लिखिए सिग्मा पी स्क्वायर, यानी अभी हम वेरिएंस निकाल रहे हैं और बाद में इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल टू 1/n, n मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स। हमारे एग्जाम्पल में 4 है, कुछ भी हो सकता है। कितना इजी फॉर्मूला है, 1/n इंटू वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस प्लस कोवेरिएंस, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस प्लस कोवेरिएंस।
अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन। क्वेश्चन, imagine a universe consisting of n stocks. Imagine a universe consisting of n stocks. Expected return of each stock is equal to 20%. Expected return of each stock is 20%. सबका रिटर्न सेम है 20. Standard deviation of each stock is 10%. Standard deviation of each stock is 10%. Pairwise correlation. Pairwise correlation. Pairwise correlation मतलब हर दो स्टॉक के बीच कोरिलेशन 0.3 है। तो अगर कोरिलेशन पता हो तो हम कोवेरिएंस निकाल सकते हैं। अगर एक एग्जाम में मान लो कोवेरिएंस नहीं दिया है तो भी आप कोवेरिएंस निकाल सकते हैं। कोवेरिएंस का फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है एक बार याद करवा दे। कोवेरिएंस का फॉर्मूला है R इंटू सिग्मा A इंटू सिग्मा B। कुछ याद आया? R इंटू सिग्मा B। तो पहले फॉर्मूला लिख लो। कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है R इंटू सिग्मा B इक्वल टू 0.3 क्या है? कोरिलेशन। और हर एक स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है। तो कोई भी दो स्टॉक लोगे तो 10 इंटू 10 ही करना होगा आपको। तो हर एक पेयर का कोवेरिएंस 30 है। हर एक पेयर का कोवेरिएंस 30 है। अभी नीचे लिखना रिस्क फ्री रिटर्न इज 4%। रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू 4%। कैलकुलेट expected return, standard deviation and Sharpe ratio for equally weighted portfolio of two stocks, 5 stocks, 10 stocks। दो स्टॉक का तो आप वैसे भी एक फॉर्मूला है जो इतने दिनों से हम सीखते हैं, उसको आप करके कर सकते हो। 5 स्टॉक का भी आप फॉर्मूले जो आपने पहले सीखे उससे कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो उसमें कितना टाइम लगेगा। और 10 स्टॉक का तो फिर बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूले से आपको कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। अभी आप बोल रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ये शार्प रेशियो क्या होता है? तो शार्प रेशियो होता है R माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी एक्सेस रिस्क पर यूनिट, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, वेयर रिस्क इज मेजर्ड। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? नोटिंग करता रहता है। वेयर रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कल हमने ट्रेनर रेशियो देखा था। ट्रेनर रेशियो में R माइनस RF अपॉन बीटा है, जहां पे रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बीटा। शार्प रेशियो में रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हो गया शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी सिखाया जाता है, ठीक है। फिलहाल यहां पर उसका इतना ही काम है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल करने जाने में अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इसको म्यूचुअल फंड चैप्टर में और डिटेल में कवर किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़े, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। केस 1 2 स्टॉक पोर्टफोलियो रिटर्न। अगर सभी स्टॉक का रिटर्न इक्वल है तो आपका एवरेज रिटर्न भी उतना ही आएगा।
आपका एवरेज रिटर्न भी 20 + 20 डिवाइड बाई 2 20 आएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा पूछ रहा है क्या हमें ये प्रेजेंट करने की जरूरत है? नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी भी डेटा में सभी की वैल्यू सेम है, सभी की वैल्यू सेम है, तो आपका एवरेज भी वही आएगा। सारे सब्जेक्ट में आपको 50-50-50 मार्क मिल गए, एवरेज कितना हुआ? क्या आप लिखोगे 50 + 50 + 50 + 50 8 बार डिवाइड बाई 8? नहीं, एवरेज भी 50 ही होगा। ठीक है, अब लिखेंगे सिग्मा पी स्क्वायर, यानी पहले मैं वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो निकालता हूं। फॉर्मूला है 1/n इंटू ब्रैकेट वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस प्लस कोवेरिएंस। तो इस बार हमने 2 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो चुना है, इसलिए ताकि मैं इसको अलग तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपका आंसर सेम आएगा। ये 1/2 हो गया, n की वैल्यू 2 है, वेरिएंस होगा 10 स्क्वायर, सिग्मा दिया हुआ है आपको 10, तो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर 10 स्क्वायर। कोवेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया है 30। एग्जाम में कोवेरिएंस अगर नहीं दिया है तो पहले कोवेरिएंस निकालना, r इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी प्लस 30। अब इसको बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर लो तो ये आ गया 65। चेक कर लेना। ओके, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये है वेरिएंस, तो इसका स्क्वायर रूट लिखो, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट करो। सिग्मा पी इक्वल टू 8.06%, 8.06% इज राइट, 8.06%। अब मैं क्या करूंगा आपकी तसल्ली के लिए कि ये फॉर्मूला सही काम कर रहा था, हम इसको दूसरा फॉर्मूला जो हमने स्टार्ट में सीखा था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कि अगर पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है तो उसका हम रिस्क कैसे निकालते हैं, याद हो तो बताना। वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ द सेकेंड स्टॉक प्लस 2 इंटू वेट ऑफ द फर्स्ट इंटू वेट ऑफ द सेकेंड इंटू कोवेरिएंस। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हमने यूज किया है। जिनको फॉर्मूला वापस लिखने की बड़ी इच्छा हो रही है वो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले फॉर्मूला लिख लेगा। जिनको बड़ी इच्छा हो रही है, WA स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 WA WB कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी। उसके बाद आप लिखना चालू करो, अंडर रूट 0.5 स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर मतलब 10 का पावर 100 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू अगेन 10 का पावर 200 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कोवेरिएंस। कोवेरिएंस अभी आपने निकाला था 30। सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे द आंसर इज 8.06%। ये बिल्कुल मैच हो रहा है उसके साथ, शॉर्टकट फॉर्मूले से मैच हो रहा है, मन को तसल्ली मिली। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा शार्प रेशियो, अभी पूछा है तो लिख ही देते हैं। शार्प रेशियो इक्वल टू R माइनस RF अपॉन सिग्मा, R माइनस RF अपॉन सिग्मा। 20 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न 4 डिवाइड बाई सिग्मा 8.06, तो शार्प रेशियो यहां आ रहा है 1.99 एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क इस शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो कब काम आता है, जनरली जब हम 2 पोर्टफोलियो या 2 म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग 2 पोर्टफोलियो
और म्यूचुअल फंड। हाइयर द बेटर। अगर आपको कंपैरिजन करने दिया जाए ए और बी, तो जिसका शार्प रेशियो ज्यादा होगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट? क्योंकि एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ज्यादा मिल रहा है, तो बेहतर स्टॉक होगा वो। ठीक है, अभी लिखना केस टू 5 स्टॉक्स। 5 स्टॉक्स मतलब n इज इक्वल टू 5। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विल बी सेम 20%। अगर सभी स्टॉक का रिटर्न 20 है तो एवरेज भी 20 ही आएगा ना। फिर लिखना सिग्मा पी स्क्वायर। सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटू ब्रैकेट वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस ब्रैकेट क्लोज प्लस कोवेरिएंस इक्वल टू 1/5। 5 स्टॉक है तो हर एक का वेट 1/5 होगा, इंटू 10 स्क्वायर माइनस 30 प्लस 30। तो दैट कम्स टू 44। इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू सिग्मा पी इक्वल टू 44 का स्क्वायर रूट लेना 6.63%। 6.63%। अभी हम क्या करेंगे, शार्प रेशियो नीचे लिखना। शार्प रेशियो आर माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा। आर माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा 20 माइनस 4 अपॉन 6.63। 6.63 क्या था, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5 सिक्योरिटी वाले पोर्टफोलियो का 2.41। धीरे धीरे रिस्क कम होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी ना रिस्क कम होता जाएगा और शार्प रेशियो बढ़ता जाएगा। एक लास्ट ट्राई करना, केस 3 10 स्टॉक्स। केस 3 10 स्टॉक्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू 20%। 10 स्टॉक हो या 20 हो, अगर सभी का रिटर्न 20 है तो एवरेज 20 आएगा। सभी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आएगा तो एवरेज आपका 50 आएगा। कैलकुलेट मत करना। सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल टू 1/10 इंटू ब्रैकेट 10 स्क्वायर माइनस 30 प्लस 30। तो अब ये हो गया 37 और इसका स्क्वायर रूट कर देना। सिग्मा पी इक्वल टू 6.08%। 6.08%। तो ये वापस रिस्क कम हो गया, स्टॉक्स बढ़ते जा रहा है, रिस्क कम होता जा रहा है और शार्प रेशियो बढ़ता जाएगा। शार्प रेशियो इक्वल टू आर माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा 20 माइनस 4 अपॉन 6.08। 20 माइनस 4 अपॉन 6.08। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला बार बार मत लिखो, बस पहली बार लिख दिया था काफी है। 2.63% आंसर आ रहा है। 2.63%। तो ये हो गया एक अलग टाइप का क्वेश्चन जहां पे वेट इक्वल है, रिटर्न्स इक्वल है और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है सभी स्टॉक्स का। उस केस में आप पोर्टफोलियो रिस्क एक शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में बहुत रेयर होगा कि किसी क्वेश्चन में उन्होंने आपको सेम वेट, सेम रिटर्न और सेम रिस्क वाला पोर्टफोलियो दिया है। अगर दिया है तो इस तरह से कर सकते हैं, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे मूविंग एवरेजेस पे। ठीक है, एक तो होता है एवरेज निकालना,
जो हम जानते ही हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 3। और एक होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। स्टॉक मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ट्रेंड देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें स्टॉक बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक आपका एक फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके टॉपिक है, वहां पर भी डिस्कस होगा, लेकिन वो थ्योरी टॉपिक है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम यहीं पे कवर कर लें। वैसे भी ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत, कि हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कुछ बुक्स में टेक्निकल एनालिसिस में इसका डिस्कशन किया गया है। लिखो मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस refers to a summary picture of price action. Moving averages refers to a summary picture of price action. यानी मूविंग एवरेज से हमें प्राइस किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो पता चलता है। ओके, इट इज इंटेंडेड टू, उसका पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइसेस। टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइसेस। मैं आपको जब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दूंगा इसके नीचे, तो इस लाइन का आपको मतलब समझ में आएगा। इट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइसेस। आप सिर्फ स्टॉक प्राइस को डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है, लेकिन आप मूविंग एवरेजेस को देखोगे तो आपको कम वोलेटिलिटी दिखेगी। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस different time frames. It is constructed across different time frames. मतलब आप 5 days मूविंग एवरेज ले सकते हो, 5 दिन का टोटल करके एवरेज करना है और हर दिन नया कैलकुलेशन आता जाएगा। आप 10 days मूविंग एवरेज ले सकते हो, 10 दिन का एवरेज, और इस तरह से जैसा इन्वेस्टर को ठीक लगे वो तो मूविंग एवरेज के लिए नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब नीचे हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस में लिखना नीचे टू टाइप्स। सिंपल मूविंग एवरेज, जो आपको शायद मैथ्स में सिखाया भी जाता है, स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट में शायद, हाँ आई एम नॉट श्योर, कुछ बोर्ड्स में या फाउंडेशन की कोर्स में सिखाया जाता है। जहां तक मुझे याद है जब मैं फाउंडेशन में पढ़ता था तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट था मूविंग एवरेज का, राइट। अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। फाउंडेशन से याद आया, मुझे सेकेंड रैंक आया था ऑल इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, इसको शॉर्ट में लिख देना EMA। ओके, एक बार एग्जाम में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमें इसको सीखना जरूरी है। एग्जाम में अगर आप देखेंगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आते हैं। जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग, अभी तक 1 या 2 बार ही क्वेश्चन आए मूविंग एवरेज पे, लेकिन मान लो अगर आई गया आपके एग्जाम में तो उसको करना आना चाहिए। ठीक है, और अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें देखा गया कि पिछले कई सालों के पेपर में से वो क्वेश्चन उठा उठा के डाल रहे हैं, तो करीब 70-80% पेपर तो पास्ट पेपर के बेसिस पे ही रहता है। इसलिए हमें पुराने सारे पेपर कंप्लीट कर लेना है जो हमारे एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। तो लिखना एक एग्जाम्पल ऑन सिंपल मूविंग एवरेज। एग्जाम्पल ऑन सिंपल मूविंग एवरेज। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। डेज, क्लोजिंग प्राइस, 5 days मूविंग टोटल एंड 5 days मूविंग एवरेज। 5 days मूविंग टोटल
and 5 days moving average. Day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एग्जाम में आपको हो सकता है 20 दिन भी दिया जाए, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको एक्सप्लेन करना, समझाना। फिर चाहे 7 दिन हो या 20 दिन हो, बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो आपने 7 दिन तक लिख दिया। क्लोजिंग प्राइसेस लिखो 520, 500, 520, 530, 570, 600, 620, 580, ठीक है। 5 डे मूविंग एवरेज अगर आपको निकालने दिया जाए तो आपको एक साथ 5 दिन का, पिछले 5 दिन का आपको टोटल करना है हर पॉइंट पे। अभी यहां पर तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इसके पहले के 4 दिन और का डेटा नहीं है, तो हमारा कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होगा 5वें दिन से, क्योंकि यहां पर मेरे पास 5 दिन का डेटा है, ठीक है। तो पहले इन पांचों को ऐड कर लो और यहां पर लिख दो। फिर क्या करेंगे उसके बाद, इस पॉइंट पे 6वें दिन हम क्या करेंगे, इन पांचों को ऐड करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 वाले प्राइसेस को ऐड करेंगे। 7वें दिन हम क्या करेंगे, ये 3, 4, 5, 6, 7 यानी मूविंग, एक एक को ऊपर से आप हटाते जाओ और नीचे के एक नंबर को ऐड करते जाओ। तो पहले 5, फिर 2 से 6, फिर 3 से 7, टोटल करना बहुत इजी है, चेक कर लेना। 2720, ये इन पांचों का टोटल है 2720। इसका टोटल ये होगा। फिर ये जो 5 नंबर है इसका टोटल ये होगा, और फिर ये जो आखिरी के 5 नंबर है इसका टोटल ये होगा। हो गया। अब क्या करना है आपको, एवरेज। ये तो टोटल है, कितने नंबर्स का ये टोटल है, 5 नंबर का। एवरेज निकालने के लिए सिंपली इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 5 कर दो और लास्ट वाले कॉलम में लिख दो। आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। इज इट राइट? 544, 568, 580। तो इससे क्या होता है, ये स्मूदनिंग का काम करता है, ठीक है, जो हमने नोट में लिखा था। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 500, 520, 530, 570, 600, 620, 580 इंडिविजुअल प्राइस का ग्राफ ऐसा दिखेगा, यानी बहुत ऐसा वोलेटिलिटी दिखेगा आपको। लेकिन मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा आपको। मान लो थोड़ी देर के लिए 544 5वां दिन है ना, तो यहां पर लिखता हूं मैं 544, 560, 580, 564, 544, 568, 580, इस तरह से। तो अगर आप मूविंग एवरेज के ग्राफ को देखेंगे तो ये इतना वोलेटाइल नहीं होगा जो आप शेयर के प्राइस को देखेंगे तो उसमें होगा, ठीक है। तो इसका काम है मूविंग एवरेज का स्मूदनिंग करना, एवरेज को स्मूदनिंग करना, जो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा था, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द प्राइस वोलेटिलिटी, ओके, ऑफ द स्टॉक। अगर आप सिर्फ प्राइस को देखेंगे तो बहुत ऐसा वोलेटाइल दिखता है, इसलिए एनालिस्ट क्या करेगा, वो एवरेज देखेगा कि 5 दिन का एवरेज किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड है कि मार्केट बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है कि मार्केट बढ़ रहा है। तो जिसको इन्वेस्ट करना होगा वो बाई कर सकता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज राइजिंग विथ अ सिंपल मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन करवा दिया, अगर कभी गलती से आ गया तो कैसे करना और कैसे इंटरप्रेट करना है वो आपने देख लिया कि वो राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो बाय करेंगे। उसका पर्पस क्या है, स्मूदन आउट करना, ठीक है, वोलेटिलिटी रिड्यूस करना। अब इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। यहां पर भी हम पास्ट एवरेज देखकर फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम पास्ट को देखकर फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा एरर हो जाए,
तो यहाँ पर उस एरर का भी एडजस्टमेंट होगा, तो उसको हम सीख लेते हैं। ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ बातें इसमें आपको शायद एक आध छोटी मोटी बातें समझ नहीं आएगी, बिकॉज इट रिक्वायर सम स्टैटिस्टिक्स। एनीवे, लेट अस राइट। पहले मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, और फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आया था। वो क्वेश्चन करने के बाद फिर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और इसको आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना घर पे, तो फिक्स हो गया। अगर एग्जाम में आ गया तो ये बोनस मार्क है, ये मान के चलना ये बोनस मार्क है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। सो रेडी टू राइट, लेट अस बिगिन। हेडिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्रैकेट में EMA। It is based on the concept of making the next forecast, यानी पास्ट ट्रेंड देखकर फ्यूचर को आप फोरकास्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग द नेक्स्ट फोरकास्ट, उसका हम नाम देंगे FT, यानी अगला क्या होगा, FT, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फोरकास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फोरकास्ट, पिछला फोरकास्ट देखकर आगे का फोरकास्ट आप कर सकते हैं। ये पिछला फोरकास्ट है, ये आगे का फोरकास्ट। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग द नेक्स्ट फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फोरकास्ट। इट गिव्स मोर वेट्स टू लेटेस्ट वैल्यू। सिंपल मूविंग एवरेज में आपने क्या किया, टोटल करके उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो सभी का वेट आपने इक्वल कर दिया है, सभी को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहता है कि नहीं, जो लेटेस्ट डेटा है उसको ज्यादा वेट देना चाहिए, ठीक है। जो लेटेस्ट डेटा है उसके रिपीट होने की चांस ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 प्राइस है, 110 है, 109 है, 112 है, 113 है, तो मतलब जो लेटेस्ट होगा इनके रिपीट होने की चांसेस अगले दिन ज्यादा है कंपेयर टू जो 3-4 दिन 5 दिन पहले हुआ है। इट गिव्स मोर वेट्स टू लेटेस्ट वैल्यू। नाउ फॉर्मूला FT और EMA इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट फोरकास्ट या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू प्रीवियस फोरकास्ट। प्रीवियस फोरकास्ट लेंगे प्लस अल्फा, ये एक और अल्फा आ गया, अल्फा तीसरी बार आया है। एक आया था कैरेक्टरिस्टिक लाइन में, एक आया था अल्फा जब आपको ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालना है, और अभी एक और अल्फा आ गया, इसका मीनिंग भी अलग है यहाँ पे। अल्फा इंटू करंट एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस फोरकास्ट, ओके। प्रीवियस फोरकास्ट लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस था वो प्रीवियस फोरकास्ट से कितना डिफर किया उसने, ठीक है। लॉजिक देखो, प्रीवियस फोरकास्ट लिया हमने, फिर प्रीवियस फोरकास्ट को मैंने एक्चुअल क्लोजिंग के साथ कंपेयर किया, तो हमने देखा थोड़ा डिफरेंस आया है, मतलब हमारा फोरकास्टिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर हो रहा है। अब उस एरर को हम थोड़ा स्मूदन आउट करेंगे, डायरेक्टली पूरा नहीं लेंगे, स्मूदन आउट करेंगे, तो वो स्मूदनिंग के लिए अल्फा यूज होता है, ठीक है। उस एरर को थोड़ा सा स्मूदन आउट करने के लिए हम उसको एक अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा या तो हमें दिया हुआ जाएगा क्वेश्चन में, या अल्फा का एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा, तो इसको हम फॉर्मूले वाइज कैसा लिखेंगे, FT इज इक्वल टू प्रीवियस फोरकास्ट FT -1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस 80 माइनस FT1। बहुत ही नजदीक से देखना है अभी आपको। अगला फोरकास्ट क्या होगा, पिछला फोरकास्ट लेंगे और उसमें जो एरर हुआ इस पीरियड में उसको सुधारेंगे, लेकिन एरर को पूरा नहीं ऐड करना है, उसको स्मूदन करना है, ठीक है।
ताकि वोलाटिलिटी कम हो, इसलिए एक अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रीवियस फोरकास्ट प्लस फोरकास्ट और एक्चुअल में जो डिफरेंस आया वो उसको ऐड करना है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली ऐड करने के बजाय पहले उसको एक अल्फा से मल्टीप्लाई ताकि वो स्मूदन हो जाए, एक्सेस वोलाटिलिटी ना दिखाए। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? वेयर अल्फा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1। 2 अपॉन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखना, इसको 2 अपॉन n प्लस 1 लेंगे। इसका पर्पस क्या? टू स्मूदन आउट द फ्लक्चुएशन, टू रिड्यूस द वोलाटिलिटी। n का मतलब है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन का आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ डेज। अगर 30 दिन का है तो 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, 20 दिन का है तो 20 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। इफ एक्सपोनेंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, लिखो अभी, इफ एक्सपोनेंट, ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने वो एक एक्सपोनेंट आपको कैलकुलेट करके दिया था, यूज द सेम। इफ एक्सपोनेंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, यूज द सेम, ठीक है। आईसीआई इज द बॉस। अगर बॉस ने कहा कि एक्सपोनेंट इतना है तो फिर भैया अपना दिमाग मत लगाना। जैसे ऑफिस में बॉस बोलते हैं ना, ये कर दो वो कर दो, और हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं। एक बार मुझे कहा था जाओ इस घोड़े पे थोड़ा बैटिंग करके आ जाओ, तो मैं कर दिया, मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। तो उसी तरह अगर एक्सपोनेंट दिया जाएगा, यूज कर लेना, ठीक है। बैट के ऊपर, उसके ऊपर आरएनडी मत करना एग्जाम में, घर आने के बाद भले कर लेना। तो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि मत पूछो। आइए हम सब सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपकी बुक में भी है, जिनके पास बुक है वहां से देखना। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बीएससी सेंसेक्स फ्रॉम 6th to 17th day of the month of January for the year 2000 X were as follows। दिख गया क्वेश्चन? यहां पे उन्होंने डे 1 2 3 4 5 6 7 8 till 12 दिया है, और ये डेट्स दिए हुए हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं है इस अपने आंसर में। ये डे दिया हुआ है, इसका भी हमें कोई लाभ नहीं है हमारे आंसर में। काम का कॉलम है सिर्फ ये सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स दिया हुआ है, उस दिन किस पॉइंट्स पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, क्योंकि सैटरडे संडे है, तो अगर ट्रेडिंग ही नहीं हुआ तो बात बंद। इसका भी इस लाइन का ही कोई अर्थ नहीं है फिर हमारे लिए। नो ट्रेडिंग मतलब उस दिन कुछ एक्चुअल प्राइस आएगा ही नहीं, फोरकास्टिंग होगी नहीं, ना एक्चुअल होगा ना फोरकास्टिंग होगी, जीरो ट्रेडिंग वाले दिन के लिए। फिर वापस और 4 फिगर, फिर वापस 3 दिन छुट्टी, फ्राइडे भी छुट्टी, इस बार तो सैटरडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी। वाह, हमारे देश में एक त्योहार है छुट्टियों का त्योहार, ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से छुट्टी हो सकती है। 18,000। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। तो क्वेश्चन इतना बड़ा चढ़ा के दिया है, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड। आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना दिया गया है, राइट। और द 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी अज्यूम्ड एज 15,000। तो स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 15,000। इसको हम यूज करेंगे प्रीवियस फोरकास्ट यहाँ पे डे 1 पे। अब डे 1 का आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना, तो प्रीवियस फोरकास्ट चाहिए ना आपको। तो पिछले 30 दिन का मूविंग एवरेज क्या है? 15,000। तो हम 15,000 से स्टार्ट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे प्रीवियस फोरकास्ट फॉर डे 1। इसका इतना ही काम है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट फॉर 30 डेज EMA इज 0.062। अभी यहां पर इन्होंने 0.062 अल्फा की वैल्यू दी हुई है, एक्सपोनेंट यानी अल्फा। गिव डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। इनका इसमें से ही मन नहीं भरा, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को तुम थोड़ा
जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसका डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करो, यानी तुम बाई करोगे या सेल करोगे और जो आंसर आ रहा है उसमें आप ट्रेंड एनालिसिस करो। इसका मतलब एक तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है एवरेज देखकर, और दूसरा रिकमेंड करना है कि हम स्टॉक बाई करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या है, कुछ बेसिक बातें लिख लेना। अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट नहीं दिया होता तो हम एक्सपोनेंट क्या लेते हैं। ठीक है, लिखो वी आर गिवन द एक्सपोनेंट that is 0.062, that is 0.062, though the exact value of exponent is 2 divided by 30 plus 1, 2 divided by 30 plus 1 है जी, कितना होता है 0.0645, 0.0645। अगर ये नहीं दिया होता तो ये हम लेते हैं। ठीक है, कई बार कुछ इन्वेस्टर या एनालिस्ट एक्सपोनेंट निकालने के लिए 2 की जगह 2.5 भी लेते हैं, इसलिए भी शायद डिफरेंस आ सकता है। दूसरी बात आपको लिखना है यहाँ पे, वी कैलकुलेट ओनली फॉर ट्रेडिंग डेज, वी कैलकुलेट ईएमए ओनली फॉर ट्रेडिंग डेज, वी कैलकुलेट ईएमए ओनली फॉर ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज होगा उसका ही कैलकुलेशन करना है। तो टोटल हमारे क्वेश्चन में 7 बार ट्रेड हुआ है, तो 7 कैलकुलेशन करने हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा टेबल दूंगा, उसमें 5 कॉलम है और आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टेबल कैसे ड्रॉ करना है देखो, पहले लिखो डेट, सेंसेक्स, ये है एक्चुअल वैल्यू, इसको नाम दे दो 80। जो आपको क्वेश्चन में ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, राइट, ये 2 कॉलम क्वेश्चन से कॉपी करना है। उसके बाद हम लिखेंगे ईएमए फॉर प्रीवियस डे, पिछला दिन देखकर अगले दिन का फोरकास्टिंग करना है। लेकिन अगर पिछले और एक्चुअल में कुछ गलती हुई है, कुछ डिफरेंस है, तो उसको स्मूदन आउट करना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय अल्फा। ईएमए फॉर प्रीवियस डे लिख दिया FT-1, पहला दिन का जो फिगर होगा वो 15,000 होगा। दूसरे दिन का फिगर पिछला क्लोजिंग को, इस क्लोजिंग को यहां पर ओपनिंग में लेना है आपको, इस क्लोजिंग को, सेकेंड डे का क्लोजिंग को यहां पर ओपनिंग में लेना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईएमए का कैलकुलेशन। पहला आपको दिया हुआ है, बाकी आपको पिछला क्लोजिंग को ओपनिंग में लेना है। और अब ये है हमारा वो एरर का एडजस्टमेंट, जो एक्चुअल और फोरकास्ट के बीच का जो डिफरेंस था उसका एडजस्टमेंट। उसकी फॉर्मूला है अल्फा इंटू AT माइनस FT-1, अल्फा इंटू ब्रैकेट AT माइनस FT-1। नेक्स्ट लाइन 0.062 इंटू AT माइनस FT-1, क्योंकि ये AT और FT-1 दोनों चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इतना याद नहीं रहेगा तो एक्चुअल माइनस प्रीवियस फोरकास्ट लिखना है वहां पे। ठीक है, एक्चुअल माइनस प्रीवियस फोरकास्ट, दोनों का डिफरेंस, जो फोरकास्ट किया था और जो एक्चुअल हुआ उसका डिफरेंस। उसको पूरे को हम ऐड नहीं करेंगे, उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे स्मूदन आउट करने के लिए, एवरेज को स्मूदन आउट करने के लिए। और लास्ट कॉलम है ईएमए, यानी अगला फोरकास्ट। ठीक है, तो फॉर्मेट रेडी, 5 कॉलम ड्रॉ कर लिया हमने, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो जिस डे को ट्रेडिंग हुई है सिर्फ उसको लिखो यहाँ पे, बाकी लिखकर कोई फायदा नहीं है। 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17,
सेंसेक्स 14522, 14925, 15222, 16000, 16400, 17000, 18000। ये आपको दिया हुआ एक्चुअल डेटा। अभी कैसे करना, हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे, हम इस डायरेक्शन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक आपको पिछला क्लोजिंग नहीं आएगा आप अगले दिन का फिगर नहीं लिख सकते, ईएमए फॉर प्रीवियस डे नहीं लिख सकते। ये फिगर आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट। इसलिए एक एक लाइन करके हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रीवियस डे का ईएमए क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग करते वक्त क्वेश्चन में दिया कि पिछले 30 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज 15,000 है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने पहले 30 दिन का एवरेज देखा तो 15,000 पाया। लेकिन आज क्या हुआ, आज मिला हमें 14,522, आज मिला हमें 14,522। तो मतलब थोड़ा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल और उसमें, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.062 से। तो अपने कैलकुलेटर पे 14,522 लेना है माइनस 15,000, इतने का डिफरेंस आया, इतने का हमारा फोरकास्ट में एरर आया, उसको स्मूदन करना इंटू 0.062 इंटू 0.062, तो ये आएगा 29.636। तो मेरा पिछले फोरकास्ट को मैं अभी एडजस्ट करूंगा इस अमाउंट से, तो अगला फोरकास्ट हो गया 14,970.364। आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं, ओके। अब इस अमाउंट को आप यहां लिख दो, 7th डे के दिन 14,970.364 को आप यहां पे ओपनिंग में लिख देंगे। अब आपका एक्चुअल क्या हुआ 14,925, फिर एक्चुअल माइनस ये करो जो डेविएशन हुआ, जो डिफरेंस आया, जो एरर हुआ फोरकास्ट में, इंटू 0.062 इंटू 0.062, तो ये हो गया 14,967.55, 14,967.55। इस अमाउंट को यहां पर ले आओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इंटू 0.062 करो, 15.776 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऐड करो, मतलब मेरा अगला होगा 14,983.32, 14,983.32। अब इस अमाउंट को यहां ले आओ, एक्चुअल बहुत ज्यादा है तो हमें वापस अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एडजस्ट करना होगा, डिफरेंस निकालना इंटू 0.062, पॉजिटिव 63.034, 63.034, तो ये आ गया 15,046.354, 15,046.354। अभी लेंगे 12th डे का, फिर से डिफरेंस निकालो, 16,400 माइनस 15,046.354 इंटू 0.062, तो ये अमाउंट एडजस्ट होगा 83.926, 83.926, 15,130.28। इसको वापस यहां ले आते हैं 15,130.28, फिर वापस डिफरेंस निकालना 17,000 माइनस 15,130.28 इंटू 0.062, 115.922, 115.922। वन 15,246.202, एक और आखिरी ट्राई करना, उस नंबर को यहां लेकर आना 15,246.202, 18,000 माइनस 15,246.202 इंटू 0.062, ये नंबर आएगा 170.735। इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये हो गया 15,416.937। इज इट राइट? अब आप
इस कॉलम को देखेंगे एक्चुअल वाले को, और इस लास्ट वाले कॉलम को आप देखेंगे तो ये बहुत कम वोलेटिलिटी दिखा रहा है, जबकि यहां देखोगे तो कितनी वोलेटिलिटी है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का पर्पस होता है टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी। इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ऐसे बहुत ऊपर नीचे भागेगा, इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा एक स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लासरूम में और एग्जाम में क्या है कि टाइम कम होता है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ कुछ दिनों का ही डेटा दिया है। बहुत कम दिनों का डेटा देखकर कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है मार्केट में, बट फिर भी अगर आप लास्ट कॉलम को ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ यहां पे थोड़ा ये कम हुआ है, 70 से 67 हुआ, बट उसके बाद उसने स्पीड पकड़ ली है बढ़ने की, और अब ये लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? अगर आप 7 से लेकर 17 देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है। इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है बढ़ने का है, अब ये बढ़ रहा है, तो हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, अगला दिन भी बढ़ने की उम्मीद है। तो आंसर होगा द मार्केट इज शोइंग अ राइजिंग ट्रेंड एंड देयरफॉर वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, बाई पोजीशन। ओके, सो लिखो कंक्लूजन। उन्होंने पूछा था कि आपको एक एनालिसिस भी प्रेजेंट करना है अपने आंसर में, क्योंकि कैलकुलेशन तो मशीन भी कर सकते हैं, असली इन्वेस्टर और एनालिस्ट क्या करेगा, वो डेटा को समझेगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है, ठीक है। तो लिखो द मार्केट इज बुलिश। बुलिश का मतलब बढ़ रहा है, बुल बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। बुलिश का मतलब बढ़ना और बियरिश का मतलब घटना। द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश, द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश for short term to medium term. The market is likely to remain bullish for short term to medium term if other factors remain the same. If other factors remain the same. If other factors remain the same. On the basis of this indicator, into bracket EMA, इंडिकेटर हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिकेटर the investor or brokers can take long position. The investor or brokers can take long. long का मतलब ब्रैकेट में लिख लो, long के बाद बाई, बाई करो। जिस चीज का भाव बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है, आपको एनालिसिस करके लग रहा है इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, आप इसको बाई कर सकते हैं, अभी और बढ़ेगा, ठीक है। तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक प्रश्न। अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। यहां पर अभी आप नोटबुक में एक हेडिंग लिखना, मिनिमम वेरिएंस 3 सिक्योरिटीज। मिनिमम वेरिएंस 3 सिक्योरिटीज। एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो मुझे पकड़ सकता है, यहां पे बोलेगा कि आपने तो कहा था कि हमारे सिलेबस में मिनिमम वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 2 स्टॉक ही दिया जाएगा, लेकिन एक या 2 एग्जाम में ऐसा हुआ है कि आपको 3 सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आया है और आपको उनका वेट्स निकालने का प्रश्न आया कि कितना कितना वेट्स होना चाहिए कि एक मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सके। अब वैसे केस में इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अगर 3 सिक्योरिटी है और उनका वेट्स निकालना तो एक का वेट वो दे देती है, तो फिर आपको सिर्फ 2 का ही वेट निकालना रह जाता है। इज इट राइट? तीनों का वेट निकालने दिया जाएगा तो थोड़ी बात मुश्किल हो सकती है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। An investor has 2 portfolios. An investor has 2 portfolios
known to be on minimum variance has two portfolios known to be on minimum variance set, अंडरलाइन minimum variance set, इसको अंडरलाइन कर लो, for a population of 3 securities A, B and C having below mentioned weights। तो यहां पर आप देखेंगे आपको दो पोर्टफोलियो दिया गया है X एंड Y और 3 स्टॉक्स हैं। दोनों पोर्टफोलियो में A है, B है, C है, लेकिन उनका वेट्स अलग अलग है। पोर्टफोलियो X में A का वेट है 30%, B का वेट है 40%, C का वेट है 30%, जबकि पोर्टफोलियो Y में A का वेट है 20%, B का वेट है 50% और C का वेट है 30%। It is supposed that there are no restrictions on short sales. इसका मतलब है कि नेगेटिव वेट्स अलाउड है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल मतलब नेगेटिव वेट अलाउड है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ए व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग ₹5,000 इन एक्स एंड 3,000 इन वाई। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है पार्ट ए में क्या कह रहे हैं कि अगर हम 5,000 रुपए एक्स में इन्वेस्ट करें, 3,000 रुपए वाई में इन्वेस्ट करें, तो ए, बी और सी का वेट कितना होगा। तो पहले आपको क्या करना है, 5,000 को इन तीनों में अलॉट करना है, 3,000 को इन तीनों में अलॉट करना है। तो ए में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, बी में कितना होगा और सी में कितना होगा वो निकाल लिया, टोटल 8,000 और अमाउंट डिवाइड बाय 8,000 विल गिव यू द वेट ऑफ ए, बी एंड सी in this portfolio which has invested in 2 other portfolios। इसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स वाला कॉन्सेप्ट। फंड ऑफ फंड्स ऑलरेडी करवाया जा चुका है। पहला पार्ट एक बार फिर से सिर्फ जल्दी से कर लेंगे आज। सेम क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था इस डेटा के साथ। तो दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आज एक क्वेश्चन और जुड़ गया है, बी। Suppose the investor invests ₹4,000 out of 8,000। 4,000 out of 8,000 मतलब 0.5 वेट हो गया या 50%, ठीक है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट 50% इन सिक्योरिटी ए। तो 8,000 में से 4,000 या 50% उसने ए में इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना, बचा 0.50। अब इस 0.50 को आपको क्या करना है, बी और सी में अलोकेट करना है। किस तरह से, इस तरह से। हाउ विल ही अलोकेट द बैलेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच बाकी 4,000 रुपए किस तरह से अलोकेट किया जाए टू इंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट। टू इंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट। तो अब आपको बी का वेट और सी का वेट निकालना होगा। बी और सी का आपको वेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जहां पे 3 स्टॉक है, उनका मिनिमम वेरिएंस सेट निकालना है। एक का वेट दिया हुआ है तो बस बाकी 2 का निकालना है। पहला आंसर लिखो, आंसर ऑफ पार्ट 1। आंसर ऑफ पार्ट 1, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ईच स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ईच स्टॉक, ये मैंने पहले करवाया था, ध्यान में होगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ईच स्टॉक, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक बार लिखा जा चुका है। राइट हैंड साइड 4 कॉलम्स, ए बी सी टोटल, ए बी सी टोटल। अब हमारे पास टोटल 8,000 रुपए हैं। 5,000 रुपए आपने लगा दिया पोर्टफोलियो एक्स पे,
और पोर्टफोलियो एक्स में ए, बी और सी का वेट है 30%, 40%, 30%। तो 5 शेयर का 30% यहां लिख दो 1500, 5 शेयर का 40% 2000 यहां लिख दो, 5 शेयर का 30% 1500 यहां पे लिख दो। पोर्टफोलियो वाई टोटल कॉलम में लिखेंगे 3000, 3000 का 20% 600, 3000 का 50% 1500, 1000 का 30% 900। थर्ड लाइन लिखना कंबाइंड पोर्टफोलियो। कंबाइंड पोर्टफोलियो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ए में हो जाएगा 2100, बी में हो जाएगा 3500, सी में हो जाएगा 2400 और टोटल 8000। टोटल 8000। आपको क्या करना, परसेंटेज निकालना है। उठाएंगे कैलकुलेटर, 2100 डिवाइड बाई 8000, 26.25%। आप इसको पूरा लिखना चाहें तो 0.2625 लिख सकते हैं या 26.25% लिख सकते हैं। 3500 डिवाइड बाई 8000 इज 43.75 इक्वल टू 43.75% और ये 0.30 है यानी 30%। कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी किया जा चुका था, सिर्फ दोबारा रिपीट हुआ है। अब हम जिस पर्पस के लिए इस क्वेश्चन को ले रहे हैं उसका पर्पस है कि 3 स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में, उसमें एक का वेट 50% है, बाकी 2 का वेट कितना कितना होना चाहिए कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वेरिएंस है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अभी नीचे लिखेंगे एक नोट। पोर्टफोलियो लाइंग ऑन अ मिनिमम वेरिएंस सेट, पोर्टफोलियो लाइंग ऑन अ मिनिमम वेरिएंस सेट can be joined by a straight line. Portfolios lying on a minimum variance set can be joined by a straight line. यानी जो पोर्टफोलियो मिनिमम वेरिएंस सेट पे होते हैं उनको एक ग्राफ में अगर मैं ड्रॉ करूं, ज्वाइन करूं, तो एक स्ट्रेट लाइन पे वो आ जाएंगे। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन the weights of any pair of stock. There is a linear relationship between the weights of any pair of stock. तो मिनिमम वेरिएंस सेट में क्या होगा, कोई भी 2 स्टॉक के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होगा यानी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। और आप जानते हैं कि जब कोई स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है तो डायग्राम में क्या हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो उसी को हम यहां पर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखना, we can plot the weight of stock B, and stock A and find the equation of line, We can plot the weight of stock B and stock A and find the equation of line. तो ये मिनिमम वेरिएंस सेट की खासियत है कि they can be joined on a straight line. There is a linear relationship between the weights of any pair of stock and therefore we can draw an equation of line. Linear relationship है तो we can draw an equation of line. And what is that equation? Equation of a line is, कई बार आपने ये सुना होगा कि y is equal to a plus bx. तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती है। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक लाइन में पढ़ा था, रिटर्न ऑन स्टॉक
इज अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम। ये एक लीनियर रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन में पढ़ा आपने, रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रहा था। अभी आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा और एक दूसरा अमाउंट है जो वेरी होगा। जैसे जैसे एक्स एक्सिस का वेरिएबल वेरी होता है, वैसे वैसे दूसरा पोर्शन वेरी होता रहेगा प्रोपोर्शनेटली। ये मेरा पर्पस समझाने का। We can plot the weight of stock B and stock A and find the equation of the line. The equation can be written as follows. The equation can be written as follows. WB is equal to weight of B equal to A plus B into WA. Okay. अभी हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए कितना और बी कितना है, उसके लिए आप पोर्टफोलियो एक्स देखो। पोर्टफोलियो एक्स आपके सामने रखो, वहां पे बी का वेट दिया हुआ है 0.4। 0.4 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए विच इज 0.3। मतलब ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप है। फॉर पोर्टफोलियो वाई 0.5 is equal to A plus B into 0.2। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग द अबव टू इक्वेशंस, सॉल्विंग द अबव टू इक्वेशंस, पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे भी आपको मैथ्स आता हो, अपनी मैथ्स की कला को यूज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैथ्स की कला को यूज करो और इसको सॉल्व करो। 10 सेकेंड का मौका दे रहा हूं आपको। We get A is equal to 0.7, we get A is equal to 0.7 and B is equal to -1 and B is equal to -1 and B is equal to -1। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। मन में डाउट हो तो क्रॉस चेक कर लेना हमेशा। ए की वैल्यू है 0.7, तो 0.7 प्लस बी की वैल्यू है -1 इंटू 0.3, तो 0.7 ये हो गया -0.3, ये हो गया 0.4। अरे वाह, मैच हो गया, ठीक है। तो अगर ये मैच हो रहा है मतलब अपना ये आपके द्वारा कैलकुलेट किया गया ये दोनों अमाउंट सही है। अगर ए और बी की वैल्यू आ गई है तो हमारा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, वेट ऑफ बी इक्वल टू 0.7 माइनस 1 इंटू वेट ऑफ ए। यानी इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ ए और बी पुट करेंगे तो अब एक जनरल इक्वेशन बन गया, वेट ऑफ बी इक्वल टू 0.7 माइनस 1 इंटू वेट ऑफ ए। इज इट राइट? तो अगर आपको वेट ऑफ ए जब भी पता होगा, आप वेट ऑफ बी निकाल सकते हैं। वेट ऑफ ए आप डालो, वेट ऑफ बी प्राप्त करो, ठीक है। तो अब हमारे पास वेट ऑफ ए है कि नहीं जरा चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वी आर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट थर्ड पोर्टफोलियो, वी आर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट थर्ड पोर्टफोलियो। ए का वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5,
we are provided information about third portfolio where half of the funds is invested in A, where half of the funds is invested in A. तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आपको वेट ऑफ बी आ जाएगा, और फिर वेट ऑफ बी आ गया, वेट ऑफ ए आ गया, तो वेट ऑफ सी भी आ जाएगा. लिखो, इफ हाफ ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी ए, ये हाफ समझ में आ गया. 4,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है 8,000 में से, तो आधा हुआ ना, तो वेट ऑफ ए 0.5 हो गया. अब इस वेट ऑफ ए को उस इक्वेशन में डाल दो. कौन सा इक्वेशन में डाल दो? यहाँ पे स्क्रीन पे देखना. अगर मैं यहाँ पे वेट ऑफ ए 0.5 लिखता हूं, तो 0.7 माइनस 1 इंटू ये 0.5 होगा ना, वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.2. अब इसी को हमने नोट में नीचे लिखा है, वहां पे वेट ऑफ ए 0.5 लिख लिया आपने यहाँ पे ब्रैकेट में. इफ हाफ ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी ए, इफ हाफ ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी ए, तो पहले हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया. इक्वेशन में फिर अभी ए का वेट पुट कर रहे हैं, तो बी का वेट निकल रहा है. वेट ऑफ बी इक्वल टू 0.7 माइनस 0.5. 0.7 एक फिक्स नंबर ए है, ये -1 इंटू वेट ऑफ ए 0.50 0.20 आ गया. अभी एक बहुत इजी काम करना है, वेट ऑफ सी निकालना है आपको. नेक्स्ट लाइन, सिंस वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1. वेट ऑफ अ पोर्टफोलियो इज ऑलवेज 1. अब उसमें वेट ऑफ सी क्या होगा? 1 माइनस 0.50. 0.50 क्या है? ए का वेट, माइनस 0.20 जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया वेट ऑफ बी. तो उसमें ए और बी का वेट को घटा दिया हमने, तो इसका मतलब सी का वेट आ गया. तो अब हमारे पोर्टफोलियो में क्या होगा? ये जो पोर्टफोलियो है इसमें 3 आइटम होंगे, ए बी सी. ए का वेट होगा 0.5, बी का वेट होगा 0.2 और सी का वेट होगा 0.3. इज इट राइट? तो ये वो पूछना चाहते थे कि, और ये पोर्टफोलियो भी मिनिमम वैरिएंस सेट पे होगा. तो अलोकेशन ऑफ फंड, ये तो वेट आ गया. रुपीस में भी लिख दो. इंस्टीट्यूट पता नहीं आपसे रुपीस में आंसर चाहती है या वेट्स में चाहती है. क्वेश्चन में 4,000 लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं. सिक्योरिटी बी 0.20 इंटू 8,000 इज इक्वल टू 1,600. सिक्योरिटी सी 0.30 इंटू 8,000 इक्वल टू 2,400. ओके, तो ये हमारा समरी हो गया. अगर आप ए भी लिखना चाहते हैं तो 4,000 लिख सकते हैं. और टोटल करेंगे 8,000. ये हमारी समरी हो गई. ये हो गया मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो. ओके, तो मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो अगर 2 स्टॉक रहा तो उसका फॉर्मूला आपको बहुत स्टार्टिंग में हमने करवा दिया था. 3 रहा तो यूजुअली आपको एग्जाम में एक का वेट दिया जाएगा, और फिर आप क्या करना, एक इक्वेशन पहले ड्रॉ कर लेना इस तरह से, और जिसका वेट दिया उसका वैल्यू पुट करना, तो सेकेंड वाले का वेट आ गया, थर्ड वाले का वेट बैलेंसिंग फिगर, और उसके बाद अमाउंट लिख देना है. अब इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते थे. तो नीचे लिखना शॉर्टकट. फिर आपका सवाल रहता है कि क्या हम शॉर्टकट एग्जाम में यूज कर सकते हैं. पहले कोशिश करना शॉर्टकट यूज ना करें, लेकिन अगर टाइम बहुत कम है, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और आपके पास अभी 1 मिनट बचा है, सिर्फ 1 मिनट बचा है पेपर कंप्लीट होने में, 3 घंटे कंप्लीट होने में, तो फिर ये शॉर्टकट चला देना. ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो.
WA, WB, WC दिया हुआ है 0.3, 0.4, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3। अब आप सिर्फ ए और बी को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग लाइन में लिखा है कि एक्स और वाई दोनों पोर्टफोलियो जो है वो मिनिमम वेरिएंस सेट पे है, यानी मिनिमम वेरिएंस सेट पे जो पोर्टफोलियो होगा उसमें ए का वेट 0.30, बी का वेट 0.40, सी 0.30 है, तो सी हमेशा 0.30 है। इसका मतलब ए और बी का वेट का टोटल हमेशा 0.70 होना चाहिए, 0.70 होना चाहिए। ठीक है, ए और बी का वेट कितना होना चाहिए? 0.70। तो यहां पर एक्स को अब देखो 0.30 है तो बी 0.40 है, y 0.20 है तो b 0.50 है, तो 0.70 है। अब हमारे क्वेश्चन में a का वेट 0.50 दिया हुआ है, a का वेट 0.50 दिया हुआ है, ओह इसका मतलब b का वेट 0.20 होगा। देखो हमारे आंसर में b का वेट यहाँ पे 0.20 है। जब दोनों का वेट का टोटल आपको हर सिचुएशन में 70 है और एक का वेट 50 दिया है, दूसरा को बैलेंसिंग करना, तब ऐसा तभी करना जब ये मैच हो आपके एग्जाम में। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो शॉर्टकट काम नहीं आएगा, राइट। सो लिखना बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टू पोर्टफोलियोज, बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टू पोर्टफोलियोज वी फाइंड दैट WA plus WB इज इक्वल टू 0.7। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मैच हो रहा है। For the new portfolio, WA is equal to 4,000 divided by 8,000 is equal to 0.5, is equal to 0.5. Therefore, weight of B is equal to 0.7 minus 0.5 equal to 0.2. Therefore, weight of C equal to 1 minus 0.5 minus 0.2। ठीक है, ये तो वापस सेम ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात की शॉर्टकट से भी आंसर आ गया। लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में इस चीज का, ये हर बार वो मैच होगा या नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो फिर ये काम नहीं आएगा। ठीक है, so now we'll take a break.